हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एकेडमी। माय सेल्फ जितेंद्र। अपना चैप्टर चल रहा था हैलोजन डेरिवेटिव यानी कि हैलोजन व्युत्पन्न की हम बात कर रहे थे। हैलोजन व्युत्पन्न में हम एल्किल हैलाइड की बात कर रहे थे और लास्ट क्लास में हम एल्किल हैलाइड के अंदर जो एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण है उन रासायनिक गुणों में एसएन रिएक्शन को हम खत्म कर चुके हैं, यानी कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया को खत्म किया था। लास्ट क्लास में हमने उसके एग्जाम्पल देखे थे। आज हम सेकेंड रिएक्शन अपने पास में है, इसके रासायनिक गुणों में दूसरा प्रकार होगा अपने पास में विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया की अपन बात करते हैं। देखिए, जैसे हमने लिखा विलोपन अभिक्रिया, तो जैसे ही विलोपन अभिक्रिया लिखा, इसका एक नाम होता है अपने पास में एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये टॉपिक अपना जाना पहचाना सा लगता है, ठीक है। कहां पर पढ़ा था अपन ने? ये पढ़ा था अपन ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अपन ने जब हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन के टाइप की जब बात की थी, वहीं पर अपन ने एक रिएक्शन पढ़ी थी, विलोपन रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है। उसके अंदर हमने मैकेनिज्म वगैरह चेक की थी। क्या है विलोपन अभिक्रिया? अपने पास में विलोपन अभिक्रिया का मतलब अपने पास में कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी अणु होता है, उस अणु में से किसी छोटे समूह का या अणु का निष्कासन हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया अपने पास में विलोपन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये अपना बेसिक है कि विलोपन अभिक्रिया होती क्या है। अब यहां पर अपन बात करें एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण के अंदर विलोपन अभिक्रिया, यानी कि एल्किल हैलाइड जो होते हैं ये विलोपन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किस तरह से करते हैं इसकी हम बात करते हैं। तो यहां पर अपने पास एल्किल हैलाइड ये अपने पास हैलोजन और यहां पर हाइड्रोजन, ठीक है। कौन से एल्किल हैलाइड? यानी कि जिसमें ये कार्बन अल्फा और ये कार्बन बीटा कार्बन, ठीक है। यानी कि जिसमें बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, ऐसे एल्किल हैलाइड जो है अपने पास में ये इस तरह की रिएक्शन दर्शाते हैं, ठीक है। अब यहां पर अपन ये कहें कि इन एल्किल हैलाइड की हीट किया जाता है, या हम ये कह दें कि इनकी रिएक्शन कराई जाती है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं। जब एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इनकी अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि एक क्षार के उपस्थिति में या इनके क्षार के साथ में अभिक्रिया कराते हैं, तो यहां से हैलोजन परमाणु यानी कि अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु बाहर निकलता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है। यानी कि हम ये कहते हैं कि इस जगह पर HX का रिमूवल होता है और यहां अपने पास कंपाउंड के रूप में एल्कीन का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहां पर हम ये कहें कि एल्किल हैलाइड को जब एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया कराते हैं, तो यहां पर अपने पास मुख्य उत्पाद के रूप में एल्कीन का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर हम ये कह रहे हैं कि इसकी अभिक्रिया इसके साथ में कराते हैं। तो जब इसके साथ में कराते हैं तो यहां से जो HX का रिमूवल होता है, ये HX इसके साथ में रिएक्ट करता है और ये KX और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास इस अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद अपने पास एल्कीन का निर्माण होता है। क्लियर है? देखिए, अब इसमें ध्यान क्या रखना है? इसमें ध्यान रखना अपने को कि यहां अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलते हैं, ठीक है। जब अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं, यानी कि HX का निष्कासन होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को वी हाइड्रो हैलोजनीकरण
अभिक्रिया भी कहते हैं। याद रखना, इसी अभिक्रिया को विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अभिक्रिया में अल्फा कार्बन से हैलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होता है, यानी कि HX अणु का निष्कासन होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, यह अभिक्रिया बीटा विलोपन अभिक्रिया के नाम से भी जानी जाती है। रिपीट कर रहा हूं, इस अभिक्रिया को हम बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बीटा विलोपन अभिक्रिया? तो एक बार हम बैक में चलते हैं। बैक में हम कहां पे चलते हैं? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जहां हमने इस रिएक्शन को पढ़ा था। ठीक है, वहां पर अपन ने यह पढ़ा था कि विलोपन अभिक्रिया में छोटे अणु का निष्कासन हो जाता है। ठीक है, 2 सिग्मा बंध टूटते हैं और एक पाई बंध का निर्माण होता है। ठीक, फिर वहां पे अपन ने विलोपन अभिक्रिया के कुछ टाइप पढ़े थे और इसमें हमने पढ़ा था, देखिए, अल्फा विलोपन अभिक्रिया, बीटा विलोपन अभिक्रिया, और इसके बाद गामा, ये इसके स्थान पे मैं कह रहा था कि हम ओमेगा भी बोल। ठीक है, देखिए क्या मतलब है। अल्फा का मतलब एक ही कार्बन से दोनों परमाणु का मतलब क्या है अपने पास में? जिसकी एक की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। ठीक है, तो दोनों परमाणु एक ही कार्बन से बाहर निकले। बीटा का मतलब है कि 2 नजदीक कार्बन से दोनों परमाणु बाहर निकलते। ठीक है, और गामा का मतलब अपने पास में होता है कि यानी कि 1,3 पोजीशन, या हम ये कह दे कि 1,3 से ज्यादा, 1,3 पोजीशन होगी तो गामा होगा, और ज्यादा हो जाएगी तो हम ये कह देते कि ओमेगा। तो हम बीटा के बाद में हम ओमेगा लिख देते हैं कि 2 से अधिक, यानी कि 1,3, 1,4, 1,5, तो अल्फा के बाद में बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरह की रिएक्शन हो जाती है। मेनली अपने पास में 2 ही काम में आती हैं, अल्फा और बीटा, और अधिकांशतः हम बीटा विलोपन अभिक्रिया को ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर बीटा विलोपन अभिक्रिया क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि इसमें 2 नजदीकी कार्बन परमाणुओं से अपने पास अलग अलग परमाणु बाहर निकलते हैं, यानी कि जिसमें से एक की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है और दूसरे की विद्युत ऋणता कार्बन से कम होती है। इसलिए इस अभिक्रिया को बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्लियर है? तो ये अपने पास में विलोपन अभिक्रिया, यानी कि विलोपन अभिक्रिया को विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया भी कह रहे हैं, और इसी को हम बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर एल्किल हैलाइड, नेक्स्ट पॉइंट, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम, इसकी बात करें। ठीक है, तो देखिए एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता के क्रम की जब हम बात करते हैं तो यहां पे हम ये जानते हैं कि अपने पास मध्यवर्ती जितना अधिक स्थायी होता है, उत्पाद भी उतना ही अधिक स्थायी बनता है। ठीक है, देखिए किस तरह से, तो यहां पर हम ये कहें कि कार्बन और हैलोजन में से हैलोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलता है, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो यानी कि कार्ब धनायन, और कौन सा कार्ब धनायन अत्यधिक स्थायी होता है? तो हम ये जानते हैं कि तृतीयक कार्ब धनायन अत्यधिक स्थायी होता है, और तृतीयक कार्ब धनायन अत्यधिक स्थायी होगा तो फिर तृतीयक एल्किल हैलाइड से इसका निर्माण होगा, और तृतीयक एल्किल हैलाइड से इसका निर्माण होगा। तो हम ये कहें कि तृतीयक एल्किल हैलाइड जो होते हैं उनकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, फिर द्वितीयक और उसके बाद में तृतीयक, यानी कि हम ये कहें कि यहां जो क्रियाशीलता का क्रम होगा वो क्रियाशीलता का क्रम R3CX, R2CHX और RCH2X।
यानी कि ये इनकी क्रियाशीलता का क्रम होगा। ध्यान देना कि मैंने यहां पर क्या लिखा है, जो क्रम लिखा है वो इसके अकॉर्डिंग लिखा है कि यहां पर अपने पास में हैलोजन परमाणु पहले बाहर निकलता है, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इससे अपने पास में इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोनाइन का निर्माण होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि यदि मध्यवर्ती कार्बोनाइन बनाए तो ये पुनर्विन्यास के द्वारा अत्यधिक स्थायी कार्बोनाइन में भी परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ अपना पढ़ा हुआ है, क्लियर है। इसके बाद अपन ये बात करते हैं कि यहां पर जो मैंने लिखा ये क्लियर हो गया कि इससे निकला अपने पास में। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने बीटा विलोपन अभिक्रिया के अंदर इनकी जब मैकेनिज्म की बात की थी तो इसमें E1 E2 और अपने पास E1CB, ठीक है, इन मैकेनिज्म की बात की थी अपन। ठीक है, तो इसमें E1 के अंदर अपने पास में क्या होता है, E1 में हैलोजन परमाणु पहले बाहर निकलेगा, मध्यवर्ती कार्बोनाइन का निर्माण होगा। ठीक है, E2 में क्या होता है, E2 के अंदर अपने पास में जो दोनों ही परमाणु होते हैं, यहां से भी हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ बंद टूटते हैं और इसी स्टेप के अंदर पाई बंद का निर्माण होता है। जैसे हमने SN2 के अंदर पढ़ा था कि वहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक इसी तरह से E2 के अंदर भी ट्रांजिशन स्टेट बनती है। E1CB का मतलब अपने पास में होता है कि अत्यधिक प्रबल क्षार, और वो भी अपने पास में बल्कि हो, बल्कि का मतलब उसके ऊपर बड़े समूह उपस्थित हो, उस कंडीशन में E1CB मैकेनिज्म होती है। और जब प्रबल क्षार होगा तो प्रबल क्षार पहले हाइड्रोजन का निष्कासन करता है जिससे कार्ब एनायन का निर्माण होगा, और फिर कार्ब एनायन का निर्माण होगा तो हम कार्ब एनायन के यदि बात करते हैं कि कौन सा कार्ब एनायन अत्यधिक स्थायी होता है तो उस कंडीशन में प्राइमरी होता है। तो यदि हम बात करते हैं E1CB के लिए तो E1CB में ये जो ऑर्डर होता है ये जस्ट रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल बस केवल आपको ये ध्यान रखना है, और ध्यान रखने के बाद फिर आपको भूल जाना है, क्योंकि आपके नीट वगैरह जेई IIT इनके अंदर ये नहीं पूछा जाता है, केवल वहां पर आपसे यही पूछा जाता है कि बीटा विलोपन अभिक्रिया और बीटा विलोपन अभिक्रिया में क्या प्रोडक्ट बनता है और यहां पर इसकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, केवल इतना सा है, ये डिटेल आपके वहां पे नहीं दी हुई। ठीक है, इसलिए मैंने इस डिटेल को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है अपने पास में वहां पर डिस्क्राइब किया था। तो अधिक यदि आपको नॉलेज चाहिए तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन टॉपिक को अपन पढ़ सकते हैं। क्लियर है, तो ये अपने पास में विलोपन अभिक्रिया। अब इस विलोपन अभिक्रिया का अपन केस बनाते हैं। ठीक है, केस क्या बनाते हैं अपन, देखिए, यदि अपने पास जैसे ही हैलोजन परमाणु बाहर निकलता है उसके बाद में हम ये कहें कि इसके पास एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन उपस्थित हो। बीटा हाइड्रोजन जो बीटा कार्बन पर उपस्थित होते हैं वो बीटा हाइड्रोजन, तो बीटा हाइड्रोजन एक से अधिक अपने पास में उपस्थित हो तो उस कंडीशन में कौन सी एल्कीन अत्यधिक स्थायी होती है, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये एक एल्किल हैलाइड है, अभिक्रिया एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करते हैं। ठीक है, अब ये तो क्लियर है कि यहां पर HX ये जाएगा, यहां से X के स्थान पे Cl है तो यहां पे Cl। ठीक है, देखो यहां से मेरे पास में Cl का निष्कासन, क्लियर है, ये पोजीशन मेरे पास में अल्फा। अब अल्फा से अटैच पोजीशन बीटा, अब देखिए इधर भी बीटा हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन पे बीटा हाइड्रोजन, और इस साइड में भी बीटा कार्बन पे बीटा हाइड्रोजन, और ये कंडीशन है। तो देखिए दो प्रोडक्ट बनते हैं अपने पास में। यहां पर यदि मैं इस साइड से हाइड्रोजन को हटाता हूं तो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा, ये एल्कीन बनेगी, इधर से निकाल। यदि मैं इस साइड से निकालता हूं तो मेरे पास प्रोडक्ट बनता है ये प्रोडक्ट बनता है।
ठीक है। अब यदि अपने पास एक से अधिक प्रोडक्ट बनते हैं तो क्या होगा, कौन सा प्रोडक्ट अपने पास में अधिक मात्रा में मिलेगा, कौन सा प्रोडक्ट अपने पास में अधिक स्थायी होगा, इसकी तो बात करेंगे। तो देखिए यहां पर एक नियम पढ़ते हैं, सेट-जेफ नियम, इसकी बात, ठीक है। क्या कहता है सेट-जेफ नियम? सेट-जेफ नियम कहता है अपने पास में कि यदि किसी अभिक्रिया के अंदर एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन अधिक स्थायी होती है जिसमें द्विबंध के कार्बन से जुड़े हुए एल्किल समूहों की संख्या ज्यादा। रिपीट कर रहा हूं मैं, सेट-जेफ का नियम क्या कह रहा है अपने पास में कि यदि किसी अभिक्रिया में एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो, यहां पर अपने पास 2 बन रही है और भी ज्यादा बन सकती है, ठीक है। तो एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन अधिक स्थायी होगी जिसमें द्विबंध के कार्बन से जुड़े हुए एल्किल समूहों की संख्या ज्यादा हो, ठीक है। अब यहां पर यदि हम देखते हैं तो इस जगह पर द्विबंध के कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, जबकि यहां पर द्विबंध के कार्बन से केवल एक ही एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, यानी कि यहां पर द्विबंध के कार्बन से 1 एल्किल समूह और यहां पर 2, ठीक है। इसलिए ये एल्किन अधिक स्थायी होगी और आपके मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है, मुख्य उत्पाद और अधिक स्थायी, ठीक है। और इस अभिक्रिया में ये बनती है अपने पास में 81% और ये बनती है 19%, ठीक है। देखिए अब सेट-जेफ ने ये नियम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यदि सेट-जेफ ये नियम नहीं भी देता तो भी हम यही कहते कि ये एल्कीन अधिक स्थायी है। क्यों कहते? देखिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा था हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, यानी कि अति संयुग्मन प्रभाव, और अति संयुग्मन प्रभाव में हमने पढ़ा था कि अपने पास एल्कीन जो होती है उसका स्थायित्व किस पर निर्भर करता है, यानी कि जिसकी जितनी अधिक अनुनादी संरचना बनती है वह उतना ही अधिक स्थायी होता है। अब अधिक अनुनादी संरचना को किससे कंपेयर किया था अपन ने? इसको कंपेयर किया था अपने पास में कि वहां पर अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जितनी ज्यादा होगी उत्पाद उतना ही अधिक स्थायी होगा। हम ये कहें कि एल्कीन उतनी ही अधिक स्थायी होगी। ये पढ़ा था अपने अति संयुग्मन प्रभाव में। देखिए ये एल्कीन है और इस एल्कीन में द्विबंधित कार्बन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो यहां पर यदि अल्फा हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इस जगह पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहां पर अपन कहें तो ये अल्फा और ये बीटा, और अल्फा पे केवल 2 ही हाइड्रोजन है, यानी कि अल्फा 2 हाइड्रोजन होते हैं, यानी कि यहां पर अनुनादी संरचना कम बनेंगी, यहां पर ज्यादा, और अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, इसका मतलब अनुनादी संरचना अधिक होगी, अनुनादी संरचना अधिक होगी तो एल्कीन का स्थायित्व अधिक होगा। तो यहां पर अपने पास ये एल्कीन अधिक स्थायी होगी। तो देखिए सेट-जेफ ये नियम नहीं पता तो भी हम ये कहते हैं कि यही अधिक स्थायी होगी, सेट-जेफ पता लग गया तो भी यही कहते हैं। तो सेट-जेफ ने किया क्या है? सेट-जेफ ने कुछ नहीं किया, केवल हमारे दिमाग के ऊपर एक लोड डाला है कि हाँ सेट-जेफ नियम को भी पढ़िए। ये एज एक ट्रिक दिया है अपने पास में कि हाँ भाई सेट-जेफ भी कोई नियम होता है। क्लियर है? इसके बाद अब नेक्स्ट ये अपने पास में विलोपन अभिक्रिया समाप्त होती है। अब यहां पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन, क्योंकि अपने को ये बात विशेष ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में केवल आपको कंफ्यूज करेगा, आपको सब कुछ पता है कि हाँ मैंने एसएन रिएक्शन, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ ली, पता लग गया मेरे को, विलोपन अभिक्रिया पढ़ ली, पता लग गया मेरे को क्या विलोपन होती है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर का काम क्या होता है? आपको कंफ्यूज करने का, लेकिन अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। किस तरह से? देखिए अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, ठीक है। अब निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, और यहां पर मैंने दिया ये है और इसमें कह दिया मैंने कि ये मेरे पास अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहां पर मैंने कह दिया एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो बताइए प्रोडक्ट ए क्या होगा और प्रोडक्ट बी क्या होगा?
क्लियर है? तो ध्यान रखना है अपने को कि यहां पर मैंने आपको दोनों दे दिए, लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे गलती क्या करवाएगा कि या तो आपको केवल यही देगा या फिर केवल ये देगा। ठीक है, मान लीजिए कि उसने ये दे दिया और आपके दिमाग में विलोपन रह गया कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये लीजिए काम खत्म, एल्किन बन गई, गलत होगा। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि ये दे दिया और आपके दिमाग में अच्छा KOH SN के अंदर एग्जांपल पढ़े थे, वहां पे अपने पास एक KOH था, यदि वो ध्यान रह गया तो दिक्कत अपने पास में। ठीक है, इसलिए इससे पहले जो शब्द लिखा होगा उस पे गौर करना, ध्यान करना उसके ऊपर। यदि आपके पास में एल्कोहलिक यानी कि इस तरह से ये लिखा मिले, या आपको C2H5OH ये साथ में लिखा मिले, KOH और C2H5OH ये लिखा। ठीक है, तो इस कंडीशन में एल्कोहलिक हो गया, एक्वस लिखा मिले या फिर जलीय लिखा मिले आपको। ठीक है, या फिर KOH के साथ में H2O लिखा मिले। ठीक है, इस कंडीशन में अपने पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? तो ध्यान देना, यहां पर एल्कोहलिक में अपने पास में विलोपन अभिक्रिया होती है। ठीक है, और अपने पास जलीय KOH के अंदर अपने पास SN अभिक्रिया होती है। ये अपने पास में क्लियर हो गया। बस जब ये क्लियर हो गया तो प्रोडक्ट बना सकते हैं। जब अपने पास में एक्वस यानी कि जलीय है, SN होती है, SN में क्या करते हैं, हैलोजन का प्रतिस्थापन करेंगे, यानी कि यहां पर अपने पास एल्कोहल का निर्माण होगा। ठीक है, यहां पर अपने पास एल्कोहलिक है, विलोपन अभिक्रिया होगी, यानी कि अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये अपने पास एल्कीन का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अपने पास में, इसमें गलती मत कर देना। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया इसकी रासायनिक गुणों में नेक्स्ट है धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया, इस अभिक्रिया की हम बात करते हैं। धातुओं से क्रिया की हम बात करें तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन अपन पढ़ेंगे सोडियम धातु से क्रिया। क्लियर है? देखिए यहां पर अपने पास एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर इसकी उपस्थिति में कराते हैं। ठीक है, तो यहां अपने पास दो एल्किल समूह आपस में जुड़ जाते हैं और सोडियम हैलाइड का निष्कासन हो जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को कहा जाता है वुर्ज अभिक्रिया। ये अभिक्रिया होती है अपने पास में वुर्ज अभिक्रिया। क्लियर है? अब देखिए यहां पर अपने पास कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन अप्लाई क्या करेंगे? कंडीशन फर्स्ट अपने पास में हम बनाएंगे कि यदि एक ही प्रकार का एल्किल हैलाइड उपस्थित, जब एक ही प्रकार का एल्किल हैलाइड उपस्थित है तो अपने पास में एक ही एल्केन का निर्माण होगा। ये अपने पास एल्केन। ठीक है, सेकंड कंडीशन, यदि दो प्रकार के एल्किल हैलाइड हों। जब दो प्रकार के एल्किल हैलाइड होंगे तो देखना अपने पास में, मैं डिफरेंट कैसे कर रहा हूं, इसमें R' लिख दिया मैंने सोडियम मेटल के साथ में, और दूसरे में मैंने लिख दिया R'। अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति। R" का मतलब दोनों एल्किल समूह अपने पास में अलग अलग है। यदि मैं ये CH3 मानता हूं तो ये मान लो C2H5 होगा, दोनों एल्किल समूह अलग हो गए। या हम ये कह दें कि एक C2H5 है तो एक C3H7 है, ये हो गया। मतलब क्या है अपने पास में कि दोनों एल्किल समूह अलग अलग होंगे। यदि ये कंडीशन होती है तो यहां पर ये तो क्लियर है कि निकलना तो इन्हें है बाहर, ये कहानी तो खत्म हो गई अपने पास में। लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? तो ध्यान रखना कि यहां पर प्रोडक्ट का मिश्रण बनता है, और प्रोडक्ट का 3 प्रोडक्ट का मिश्रण हो सकता है। 2 मॉलिक्यूल इसके आपस में
एल्किल समूह जुड़ जाएं, हो सकता है 2 इसके जुड़ जाएं, और हो सकता है एक इसका और एक इसका, यानी कि यहां पर अपने पास 3 एल्केनों का मिश्रण बनता है। ठीक है, अभिक्रिया को बैलेंस, ये अपने पास में अभिक्रिया यानी कि 6NaX का निष्कासन। तो ध्यान रखना, एक ही प्रकार के एल्किल हैलाइड है तो एक एल्केन का निर्माण होगा, और यदि अपने पास 2 प्रकार के एल्किल हैलाइड दिए हुए हैं तो 3 एल्केनों का मिश्रण बनेगा। क्लियर हो गया? यहां पर एक नोट ध्यान रखना है अपने को। नोट ध्यान क्या रखना है कि तृतीयक एल्किल हैलाइड जो होते हैं अपने पास, ठीक है, वो यह अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते। ठीक है, क्यों प्रदर्शित नहीं करते हैं? क्योंकि ये अंडर बेसिक कंडीशन यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति के अंदर अपने पास में ये जो तृतीयक एल्किल हैलाइड होते हैं ये एल्कीन का निर्माण करते हैं। एल्कीन का निर्माण करते हैं। अब ये समझ में कैसे आ रहा होगा कि अंडर बेसिक कंडीशन अपने पास में क्या होगी? अंडर बेसिक कंडीशन का मतलब अपने पास में है कि यहां पर बेसिक कंडीशन इनकी लग रही है अपने पास में। ठीक है, शुष्क ईथर है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, यहां पर सोडियम है तो देखिए सोडियम के बाह्यतम कोश में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां से तो क्लियर है कि अपने पास हैलोजन इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। अब कार्बन के ऊपर भी पॉजिटिव और फिर दूसरा जो एल्किल होगा उस पे भी पॉजिटिव, ये 2 एल्किल ग्रुप पॉजिटिव होंगे। क्या दोनों एल्किल ग्रुप पॉजिटिव आपस में अटैच हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 11 इलेक्ट्रॉन और इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करके ये Na+ में कन्वर्ट हो जाता है। 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करते हैं, यानी कि एज एक लोन पेयर मिलता है। तो बन गई अपने पास में अंडर बेसिक कंडीशन। तो ध्यान रखना कि यदि यहां पर तृतीयक एल्किल हैलाइड दिया हुआ है तो इस अभिक्रिया में भी एल्कीन का निर्माण होगा। क्लियर है? बाकी अपने पास में वुड्स अभिक्रिया में एल्केन का निर्माण होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अभिक्रिया इसमें है धातुओं से क्रिया के अंदर सेकंड टाइप है अपने पास में मैग्नीशियम धातु से क्रिया। ठीक है, देखिए मैग्नीशियम धातु से क्रिया में एल्किल हैलाइड, इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो यहां बनता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होता। ठीक है, देखो क्या है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड इसे ग्रिनियर अभिकर्मक, ग्रिनियर अभिकर्मक भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ग्रिनियर अभिकर्मक का निर्माण इससे होता है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं ग्रिनियर अभिकर्मक की। देखिए ऑपरेशन करते हैं इसका RMgX। ठीक है, RMgX में ये बंध सहसंयोजी प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, और ये बंध जो होता है अपने पास में ये आयनिक होता है। ठीक है, आयनिक क्यों है? यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसकी 1.2 होती है और इनकी होती है 2.5 से ज्यादा। क्लियर है? इसकी अपने पास में होती है 2.5। ठीक है, इनकी 2.5 से भी ज्यादा। तो हैलोजन के साथ में ये आयनिक बंध होता है और यहां पर ये बंध अपने पास में सह संयोजक होता है। लेकिन जब इसकी संरचना को रिप्रेजेंट किया जाता है तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है लेकिन ये भी कम भी नहीं है तो बहुत ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, इसलिए यहां पर सहसंयोजी प्रवृत्ति होती है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा होने के कारण यहां पर नेगेटिव चार्ज आता है।
मैग्नीशियम पे पॉजिटिव रहेगा और इधर हैलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और इधर ध्यान रखना यहां पर ग्रिनियर अभिकर्मक में से एल्किल समूह जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर जाते हैं, यानी कि यहां पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी कि कार्ब एनायन मिलता है, यानी कि ग्रिनियर अभिकर्मक अपने पास में कार्ब एनायन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, और यहां पर ये तीव्रता से कार्ब एनायन देता है जिससे ये बहुत अधिक क्रियाशील होता है। तो ध्यान रखना ग्रिनियर अभिकर्मक जो है ये अत्यधिक क्रियाशील होता है और कार्ब एनायन का अपने पास सबसे अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, इसी वजह से यदि ग्रिनियर अभिकर्मक का निर्माण कभी होता है तो इसके अंदर नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि यहां पर नमी होगी तो ये उस नमी से प्रोटॉन ग्रहण करता है और एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि RMgX। यदि नमी है, नमी होगी तो वाटर मॉलिक्यूल इससे तुरंत प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और यहां पर अपने पास कार्बन से हाइड्रोजन यानी कि एल्केन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास में ये होता है ग्रिनियर अभिकर्मक। अब यहां पर नमी क्यों नहीं होती है, क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि बताइए ग्रिनियर अभिकर्मक के निर्माण के दौरान अभिक्रिया मिश्रण में नमी नहीं होती है, क्यों? तो आपका आंसर होगा कि ग्रिनियर अभिकर्मक अत्यधिक क्रियाशील होता है और यहां पर यदि नमी होगी तो ये उसके साथ में क्रिया करके तुरंत प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर ग्रिनियर अभिकर्मक यदि इसकी अभिक्रिया अब किसी प्रोटॉन युक्त यौगिक से कराते हैं, यानी कि हम ये कहें कि अपने पास अल्कोहल से करा दें, एमीन से करा दें अपने पास में, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में करा दें, तो ये इनके साथ में क्रिया करके प्रोटॉन ग्रहण करता है और एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर अभी अपन ने दो अभिक्रिया देखी है धातुओं से क्रिया के अंदर। एक अभिक्रिया पढ़ी है अपन ने सोडियम धातु से क्रिया और दूसरी अभिक्रिया पढ़ी है अपन ने मैग्नीशियम धातु के साथ में क्रिया। इन दोनों के बाद हम एक छोटा सा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट अभिक्रिया इसी में पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है अपने पास में, देखो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए और आपको दिया हुआ है C2H5Cl सोडियम शुष्क ईथर और प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट पूछेगा आपसे, और दूसरा भी आपको दिया हुआ है C2H5Cl मैग्नीशियम और वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में प्रोडक्ट B। ठीक है, अब यहां पर अपने पास में क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए यहां पर अपने पास प्रोडक्ट बनेगा, हम जानते हैं कि इसके दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं और C2H5 के दो अणु आपस में जुड़ जाए। ठीक है, यहां पर अपने पास C2H5MgCl ये बनेगा। क्लियर है? अब यहां पर यदि आपको ये कहें कि यहां वाटर के साथ में रिएक्शन करा दी जाए, आपको वाटर दे दिया जाए, अल्कोहल दे दिया जाए, को दे दिया जाए अपने पास में, तो ध्यान रखना कि यहां पर अपने पास C2H6 यानी कि ये एल्केन बनेगी, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा और एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो देखिए, मेरा मतलब है कि यहां पर भी अपने पास एल्केन बन रही है और यहां पर अपने पास एल्केन बनती। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं और क्वेश्चन को चेंज किस तरह से करता हूं कि निम्नलिखित अभिक्रिया को बताइए या निम्नलिखित को समझाइए, और समझाइए क्वेश्चन देगा आपको कि C2H5Cl से C4H10 का निर्माण कीजिए और C2H5Cl से C2H6 का निर्माण कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखो केवल ये चेंज किया है, बाकी ये दोनों में सेम है। तो ध्यान रखना कि यहां पर अपने पास में जो एल्किल समूह होता है, तो इससे यदि डबल एल्किल समूह चाहिए अपने को, डबल कार्बन की एल्केन चाहिए, तो देखिए यहां पर अपने पास वुड्स अभिक्रिया में दो एल्किल समूह आपस में जुड़ते हैं।
ठीक है, यानी कि अपने पास यहां पर 2 गुने कार्बन की एल्केन बनती है, किसमें? वुड्स अभिक्रिया में। जबकि ग्रिनियर अभिकर्मक का जब निर्माण करते हैं तो मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराते हैं तो ग्रिनियर अभिकर्मक बनेगा, और ग्रिनियर अभिकर्मक एल्केन में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि ग्रिनियर अभिकर्मक में यहां पर एल्किल समूह में जितने कार्बन उपस्थित होते हैं उतने ही कार्बन की एल्केन बनती है। यहां पर 2 कार्बन है तो यहां पे 2 कार्बन की एल्केन बनती है, ठीक है। जबकि वुड्स अभिक्रिया में यहां पे 2 कार्बन है जबकि यहां पर 4 कार्बन होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब धातुओं से क्रिया में नेक्स्ट अभिक्रिया की हम बात करते हैं, जिंक से क्रिया। नेक्स्ट है जिंक से क्रिया, ठीक है। जिंक से क्रिया में एल्किल हैलाइड, इसकी अभिक्रिया जिंक के साथ में, वही 2 एल्किल हैलाइड इसके साथ में रिएक्ट करते हैं तो यहां से ZnX2 का रिमूवल, और अपने पास यहां पर अपने पास 2 जिंक ये बाहर निकलेगा और RZnR, ठीक है। यानी कि डाई एल्किल जिंक का निर्माण होता है अपने पास, ठीक है। और डाई एल्किल जिंक जो है अपने पास में, इसे कहते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, ठीक है। डाई एल्किल जिंक, ठीक है। और डाई एल्किल जिंक को फ्रैंकलैंड अभिकर्मक कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि फ्रैंकलैंड अभिकर्मक क्या होते हैं, इसका निर्माण कीजिए, या फिर आपको दे देगा C2H5Cl को फ्रैंकलैंड अभिकर्मक में कन्वर्ट कीजिए। तो वहां पर आप जिंक के साथ में जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यहां पर डाई एल्किल जिंक का निर्माण होगा, जिसे फ्रैंकलैंड अभिकर्मक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया इसमें है लिथियम धातु से क्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया लिथियम धातु से क्रिया, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं तो यहां पर अपने पास एल्किल हैलाइड जो होते हैं, इसकी अभिक्रिया लिथियम धातु के साथ में कराई जाती है, ठीक है। तो लिथियम धातु के साथ में जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यहां पर एल्किल लिथियम का निर्माण होता है और लिथियम हैलाइड बाहर होता है। अभिक्रिया ये भी ईथर की उपस्थिति में संपन्न होती है। क्लियर है? तो ये अपने पास में लिथियम के साथ में अभिक्रिया। इसी तरह से नेक्स्ट अभिक्रिया अपने पास में लेड सोडियम मिश्र धातु, ठीक है। इससे अभिक्रिया कराते हैं तो यहां पर अपने पास में एल्किल हैलाइड, इसकी अभिक्रिया लेड सोडियम इसके मिक्सर से कराई जाती है तो यहां पर यह बनाता है टेट्रा एल्किल लेड, ये बनाएगा टेट्रा एल्किल लेड का निर्माण करता है और साथ में सोडियम हैलाइड का रिमूवल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास में यहां पर कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। तो ध्यान रखना टेट्रा एथिल लेड यानी कि इसका निर्माण होता है और इसे TeL से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट अपने पास में है अपचयन। नेक्स्ट अभिक्रिया इसकी अभिक्रिया है अपचयन, ठीक है। अपचयन में क्या होता है अपने पास में एल्किल हैलाइड, इस एल्किल हैलाइड का अपचयन कराते हैं तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एल्केन में किस तरह से कन्वर्ट होता है तो अपचायक के रूप में यहां पर अपने पास या तो इसका अपचयन जिंक HCl इसकी उपस्थिति में कराएं या फिर इसका अपचयन सोडियम एथेनॉल इसके द्वारा इसका अपचयन करा दें या फिर इसका अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा कराते हैं या फिर इसका अपचयन लाल फास्फोरस और
HI, इसके द्वारा इसका अपचयन करा दें। तो इनमें से किसी भी एक अपचयक के द्वारा इसका अपचयन कराने पर अपने पास एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण जो होते हैं ये समाप्त होते हैं, जिसमें हमने इसकी 4 अभिक्रियाएं पढ़ी हैं। एक पढ़ी है एसएन अभिक्रिया यानी कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी है, दूसरी विलोपन अभिक्रिया पढ़ी है, तीसरी धातुओं से क्रिया पढ़ी है और चौथी अभिक्रिया हमने अपचयन अभिक्रिया पढ़ी है। यहां पर अपने पास एल्किल हैलाइड समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में अपने पास में डाई एल्किल हैलाइड जो होते हैं उनकी बात करेंगे, ट्राई एल्किल हैलाइड, टेट्रा एल्किल हैलाइड, और उसके बाद में अपन हेलो एरिन की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।